बाजार की चाल में काफी उतार चढ़ाव और कई सारे ऐसे ट्रिगर्स भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हो या हमारे घरेलू फ्रंट पे हो, बाजार की चाल पे असर डालते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता है, लिहाजा आपकी निवेश की रणनीति पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन इन संकेतों को आप कैसे समझ सकते हैं निवेश के लिए? अब कहां पर कमाई का मौका ज्यादा है, कहां पर स्थिरता रहनी चाहिए? आज हमारे साथ कैलाश कुलकर्णी एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के जुड़ चुके हैं और बारीकी से आज इन सब पर बात करेंगे इनके साथ। कैलाश हाय। और बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स, लेकिन हमारे घरेलू फ्रंट पे जो अहम ट्रिगर है जो सामने आया है वो है आरबीआई की ब्याज कटौती। और ऐसा नहीं कि ये चकित कर देने वाला कोई ऐलान था, उम्मीद इसी की थी, लेकिन आने वाले समय में अब देखा जाएगा डेटा कैसे आता है, खासतौर से ग्रोथ को के लिहाज से आगे निर्णय लिया जाएगा। न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया गया है आरबीआई की तरफ से। आप इस कटौती को कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने जब आप गौर से सुना गवर्नर को हम्म। तो मैं बहुत खुश हुआ बिकॉज इतना अच्छा। बढ़िया पॉलिसी देखा है हमने, हम्म। जहां गवर्नर ने सभी कुछ आंसर्स Q&A के टाइम उन्होंने लोगों के सामने क्लियरली दर्शाए हैं। तो हम्म। जबकि 25 बेसिस का रेट कट हुआ है पूरे साल अभी तक, आप समझ लीजिए जब से रेट कट चालू है 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। बट सबसे अच्छी चीज जो बोली है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो गए थे कि पिछले टाइम जब 8% प्लस ग्रोथ आया था तो लोगों को लगा कि शायद रेट कट ना हो, तो हम्म। कुछ लोग उस तरफ से झुक गए थे। बट हम्म। उन्होंने क्लियरली बताया है कि आगे जाके हम अराउंड 7% ग्रोथ देख रहे हैं अगले 2-3 क्वार्टर्स का। तो हम्म। उस हिसाब से स्टिमुलस अभी भी देना चाहिए, और उस हिसाब से उन्होंने 25 बेसिस का रेट कट किया है। स्टांस न्यूट्रल रखा जरूर है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि डेटा ड्रिवन हम जाएंगे। और एक और चीज क्या है कि एस्पिरेशनल ग्रोथ के बारे में क्यों नहीं सोच सकते 8% फॉर द फुल ईयर का। तो आई थिंक उन्होंने काफी क्लियरली ये सब दर्शाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे हिसाब से उन्होंने लिक्विडिटी के बारे में भी बात की है। तो ओएमओस जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी के लिए, उन्होंने क्लियरली बोला है कि शॉर्टर एंड मिड एंड और शायद लॉन्गर एंड में भी ओएमओस कर सकते हैं। तो दिसंबर में ही वो 1 लाख करोड़ के ओएमओस करेंगे, तो लिक्विडिटी बरकरार रहेगी। आई थिंक उन्होंने ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी प्रेजेंट किया है गवर्नर ने। हम्म। लेकिन इस पॉलिसी को आप क्या इस पूरी साइकिल की आखिरी रेट कट का ऐलान समझते हैं? बहुत सारे लोगों से और मार्केट पार्टिसिपेंट से हमारी बातचीत हो रही है जहां पे उनका कहना है कि हो सकता है कि अब अगला एक लंबा पॉज हमें आता हुआ दिखाई दे और इस पूरी साइकिल का आखिरी रेट कट का ऐलान हो। क्या आप इसको ऐसा समझते हैं? मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, हम्म। क्योंकि दो चीजें गवर्नर ने खुद कही हैं। एक तो न्यूट्रल स्टांस जरूर दिया है, पर हम्म। दूसरी चीज उन्होंने बोला है डेटा ड्रिवन, हम डेटा हम्म। ड्रिवन जाएंगे। और तीसरी चीज जो बोली है वो सबसे महत्व की चीज है कि हम्म। हम अभी तक 7-7 क्वार्टर जीडीपी की बात कर रहे थे, हम एक एस्पिरेशनल 8% का क्यों नहीं बात कर सकते हैं। और हम्म। अगर वो देखा जाए तो स्टिमुलस देना बहुत जरूरी होगा। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि ये आखिरी होगा, शायद थोड़ा पॉज हो सकता है, उसके बाद डेटा डेटा के ऊपर है कि गवर्नर आगे जाके क्या करेंगे। पर मेरे हिसाब से अगर हम ये अभी से ऐलान कर दे कि ये आखिरी पॉज है, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। हम्म। बिल्कुल। लेकिन अब लोगों को फायदा इस तरह की कटौती का कैसे उठाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, लोन की ईएमआई के लिहाज से सही रणनीति क्या होगी? बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, खासतौर से वो जो कि अपनी ईएमआईज को बढ़ता हुआ देख रहे थे। लोगों ने अपने टेन्योर्स बढ़ा दिए हैं। अभी भी सलाह तो यही दी जाती है एक्सपर्ट्स के जरिए कि अपने टेन्योर को आप बढ़ाइए, लेकिन एक आम ग्राहक और एक आम निवेशक के नजरिए से हम कैसे समझें? पहले चीज तो ये देखनी चाहिए कि कितना इसमें से ट्रांसमिशन हो रहा है रेट कट, हम्म। और उस हिसाब से तुमने जो बोरोइंग की है, चाहे वो हम्म। घर के लिए हो या गाड़ी खरीदी हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको फायदा होना चाहिए ईएमआई के हम्म। हिसाब से। हम्म। दूसरी चीज ये है कि टिपिकली जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना कविता जी, हम्म। वो म्यूचुअल फंड के तरफ जब देखता है वो ज्यादातर सिर्फ इक्विटी देखता है, और आजकल थोड़ा सा मल्टी एसेट देखने लगा है। हम्म। बट फिक्स्ड इनकम एक अच्छा जरिया है। और अगर आपको लगता है कि आगे जाके रेट्स मॉडरेटेड रहेंगे और कट भी हो सकते हैं,
तो एक फिक्स्ड इनकम एक दायरा होता है जहां से कैपिटल गेन्स भी बन सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है लोगों को कि एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो डिपॉजिट्स है अपने, या जो फिक्स्ड इनकम रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां से थोड़ा सा पैसा वो झुकाव कर सकते हैं। आई थिंक ये एक चीज जो है, हम लोग देखते हैं कि HNI कैटेगरी में काफी लोग फिक्स्ड इनकम में पैसा डालते हैं, या सुपर HNI में। पर जो मिडिल इनकम के लोग हैं, वो लोग बिल्कुल फिक्स्ड इनकम के तरफ म्यूचुअल फंड में आते नहीं हैं, वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में जाते हैं। तो ये एक मौका मिलता है उनको ये भी समझने का कि हमें थोड़ा सा पैसा फिक्स्ड इनकम में डालना चाहिए। तो जब आप फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं और जब आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड्स में तो 16 तरह की कैटेगरीज है अगर हम फिक्स्ड इनकम या डेट को कंसिडर करना चाहें। अवधि के हिसाब से जो है आप चयन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति जो है, जो रेट कट का एक सिलसिला जो और साइकिल जो शुरू हो चुकी है, वहाँ पे चुनाव कैसे किया जाए, कैसे हमारे लिए हम निर्णय करें कि हमारे लिए ये फिक्स्ड इनकम का इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड्स के तहत सही होगा कैलाश? तो पहली चीज तो, अगर आपको इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है तो हम्म। सलाहकार लेना चाहिए जो राइट। इसमें आपको गाइड कर सके। ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज क्या होता है कि सभी चीजें हम खुद से नहीं कर सकते हैं। तो हम्म। कभी कभी किसी की मदद लेनी चाहिए। तो काफी सलाहकार है जो म्यूचुअल फंड बेचते हैं, हम्म। वो ठीक तरीके से आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपने कौन सा फंड चूज करना चाहिए। पर मोटा मोटी तीन चीजें होती हैं। हम लोग जब पैसे रखते हैं, अगर आप समझो कोई बिजनेसमैन हो तो वो करंट अकाउंट में पैसा रखता है, तो थोड़ा बहुत पैसा लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आ जाए, एक्सट्रीम शॉर्ट एंड में, या कोई मीडियम टर्म फंड या फ्लेक्सी बॉन्ड कैटेगरी, अगर आपको 3 से 5 साल पैसा निवेश करना है तो ऑन द फिक्स्ड इनकम साइड। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो आपने ठीक से करना चाहिए, ना कि पूरा 100% फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, ना कि पूरा 100% इक्विटी में होना चाहिए। आपने एक बैलेंस कर रखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन आपके नीड्स क्या है, आपका फ्यूचर में आपको कब पैसे की ज़रूरत आने वाली है, उस हिसाब से आपने थोड़ा बहुत। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग एवरेज मैच्योरिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलते हैं, 3 to 5 years का, उस टाइप के प्रोडक्ट्स में आपने निवेश करना चाहिए। अगर आप प्योरली ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम 3 year FD या 3 year कोई कंपनी FD में निवेश कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप ये जरूर देख सकते हैं। ऑलराइट। चलिए, तो ब्याज दर में कटौती को लेकर हमने तमाम पहलुओं पर बातचीत तो कर ली है, लेकिन अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये पूरे साल का एक रीकैप आपसे समझना चाहेंगे बाजार के नज़रिए से, निवेशक के नज़रिए से। जब साल की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी चीज़ें हमने आती हुई देखी हैं, भले ही वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, ट्रेड टैरिफ हमारे ऊपर मंडराता हुआ हमें दिखाई भी दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ अच्छी खबर ये है कि रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेशन है वो एक रिकॉर्ड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एसआईपी के नंबर्स हमें रिकॉर्ड हाई पर हर महीने पोस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स में ये बात भी झलकती है कि निवेशक जो है स्ट्रैटेजीज और चुनाव करना समझ गए हैं। जहां उतार चढ़ाव हो तो लार्ज कैप्स की ओर उनका झुकाव रहता है ज़्यादा, जहां पर रिस्क लेना चाहते हैं या ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं या कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो थीमेटिक में बीच में हमने देखा कि रुझान बढ़ने लगा। लेकिन हमने कैपेक्स टू कंजम्पशन की एक थीम जो है बढ़ती हुई देखी है। जीएसटी बचत उत्सव हमने शुरू होता हुआ देखा, जहां पर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन, भले ही कंपनियों की तरफ से उनके फायदे को लेकर हम समझे या ग्राहकों की तरफ से हम समझे, सभी पिक्चर जो है सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। आप कैसे समअप करना चाहते हैं एक फंड हाउस के नजरिए से, कैसे समझेंगे? तो पहले चीज है कि ये साल काफी कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है, हम्म। खास करके भारत के लिए। हम्म। एक तरफ ऐसा है कि हमारी GDP अच्छी कर रही है, ग्रोथ अच्छा है, सब लोग ये मानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अगले 3 से 5 साल में सबसे बेहतर तरीके से ग्रो करेगा एज कंपेयर टू द मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर मार्केट के रिटर्न्स देखें इस साल के, तो वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो अगर पिछले 3 साल देखा आपने कि काफी ग्रोथ मिला था मार्केट में, रिटर्न्स अच्छे थे, तो इस साल स्टार्टिंग टैरिफ से हुई थी और मार्केट्स एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द ईयर के लिए
फ्लैट टू नेगेटिव ही रहा है, स्पेशली अगर आप मिड और स्मॉल कैप में थे तो काफी नेगेटिव रहा है साल के लिए। उसके ऊपर एफआईएस ने काफी पैसा निकाल लिया मार्केट में बिकॉज ऑफ मल्टीपल जियो पॉलिटिकल रीजंस। तीसरी चीज हुई है कि रुपी डिप्रिसिएशन हुआ है अपना, तो काफी नेगेटिव फैक्टर्स रहे हैं। पर मेरे हिसाब से ना, ये ऐसे साल बीच बीच में बहुत जरूरी होता है। और इसका रीजन मैं बताता हूँ। कभी कभी जब 3-4 साल मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और आपके सब पोर्टफोलियोज 20-25% ऐसे दिख रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और लोगों को लगता है कि आज मैंने निवेश किया तो मुझे भी वो 20-25% एसआईपी के द्वारा मार्केट में आ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भारत ये ऐसा देश है जो आगे जाके 7-8% इसके बीच में ग्रो करता रहेगा, तो क्लियरली आपने बाजार में निवेश करना चाहिए। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसमें ये देखना पड़ता है कि बाहर से कितना इन्फ्लुएंस आ रहा है और डोमेस्टिकली कितना इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो अपना जीडीपी, अपना ग्रोथ, अपने कॉर्पोरेट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कंजम्पशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, जीएसटी रेट कट्स जो हुए हैं उसका फायदा उठा रहे हैं लोग। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव्स आज जो है वो नेगेटिव से बहुत ज्यादा है। तो ये एक साल है जहाँ पे एक स्टॉक टेकिंग बोलते हैं वो करना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कर ही रहे हैं, एसआईपी आपने जिक्र किया था एसआईपी का, आज के दिन में नियरली 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ पर मंथ एसआईपी आ रही है। ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि लोग समझ गए हैं कि इक्विटी मार्केट्स में अगर आपको निवेश करना है तो यू शुड कम इन अ स्टैगर्ड मैनर, और लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहिए, तो आपका सबसे अच्छा आपका फायदा उसी में रहेगा। तो ये साल थोड़ा कठिनाइयों से भरा है, पर आगे जाके आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि अच्छा ही रहेगा भारतवर्ष के लिए। थोड़ा सा कंपनियों के लिहाज से मुझे ये सवाल आपसे पूछना है, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, लेकिन तीसरे और चौथे क्वार्टर में हम देख रहे हैं, या एटलीस्ट उम्मीद ही जताई जा रही है कि कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर होगा। कहाँ कहाँ आपको ग्रीन शूट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको ग्रीन फ्लैग्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कंजम्पशन थीम कितनी और बेहतरी तरीके से प्ले आउट होगी? तो अगर हम देखेंगे, चार हम एक ऐसे स्तंभ कह सकते हैं आज के दिन में जो आगे जाके, एक इसलिए आपने जिक्र किया कंजम्पशन का, और हम ये देख रहे हैं आज के दिन में कंजम्पशन वो काफी हद तक, आप कोई भी डेटा और स्टैटिस्टिक्स लो, चाहे वो गाड़ियों का सेल हो या वाइट गुड्स का सेल हो, रिकॉर्ड नंबर्स देखा जाएगा। स्पेशली जीएसटी रेट कट्स हैज रियली हेल्प्ड इसमें। पर आगे भी देखेंगे, अभी ये क्वार्टर में टिपिकली जो अपने यहाँ मैरिज सीजन चलता है, टूरिज्म सीजन आ रहा है, तो काफी हद तक लोग ट्रैवल कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल्स है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाएगा कि कंजम्पशन इज डूइंग वेल। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे बरकरार है, जो पीएलआई इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए थे। और एक और अच्छी चीज रही है, आज करीबन 7 से 8 ऐसे स्टेट्स हैं अपने जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हैं। पहले क्या होता था, 2 या 3 ही स्टेट्स थे जहां पे ज्यादा करके अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है तो आप वहीं पे जाते थे, खास करके वेस्टर्न इंडिया में। पर आज आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में या ईस्टर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में, सभी जगह पे एक दूसरे के साथ स्टेट्स compete कर रहे हैं टू हैव द बेनिफिट ऑफ सेटिंग अप लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज। तो ये एक देखा जा रहा है। तीसरी चीज है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है सेमीकंडक्टर में, तो गवर्नमेंट ने काफी सुविधाएं दी है टू सेटअप सेमीकंडक्टर यूनिट्स। एक असम में लगाया है, एक यूपी में लग गया है, एक साउथ में लगा है। तो ये भी देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बढ़ रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था 2024 में ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्शंस,
क्योंकि उस टाइम पे हम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दे नहीं सकते, पर गवर्नमेंट फोकस ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों का फोकस है कि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, क्योंकि इकोनॉमी को अगर ग्रोथ पाथ पे लाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही होगा हम लोग। एंड व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सिर्फ रोड्स नहीं है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन सभी जगह है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से बैकबोन जो है इसका, वो है फाइनेंशियलाइजेशन। फिनटेक प्लेटफॉर्म्स उसमें बहुत कर रहे हैं गवर्नमेंट थ्रू देयर यूपीआई एंड वेरियस अदर इनिशिएटिव्स उसमें। तो ये चार ऐसे स्तंभ हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन और फाइनेंशियलाइजेशन, डिजिटाइजेशन, जिसके ऊपर आई थिंक अगला कुछ साल भारत की जीडीपी दौड़ेगी। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से अब इस साल का रिकैप अगर हो चुका है तो हम अगले कैलेंडर ईयर की भी बात करते हैं। आउटलुक के लिहाज से आपके मुताबिक प्ले आउट होगा इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, निवेशकों का और रिटेल पार्टिसिपेशन का जो ट्रेंड है, उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये कंटिन्यू रहे। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको मुख्य तौर पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं अब? तो मैंने सेक्टर्स का भी जिक्र किया था। ये जी। जो ब्रॉड फोर पिलर्स जो मैंने बोले थे, मेरे हिसाब से जी। ये 2026 में भी चलेंगे। हम्म। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पिलर्स कहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है। प्लस ये इंजन्स हैं ग्रोथ के। तो एक हाथ इंजन थोड़ा सा कुछ, एक हाथ क्वार्टर के लिए थोड़ा सा हिल सकता है, पर बाकी तीन पिलर्स जो हैं वो इसीलिए जीडीपी मेरे हिसाब से ग्रो अच्छा करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ कविता जी की, अगर आप निवेशकों के बारे में बात करेंगे ना, हम्म। तो ये साल मैंने जैसे कहा इतना अच्छा नहीं रहा है फ्रॉम अ बिल्कुल। रिटर्न्स पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। तभी भी नियरली 6.5 to 7 लाख, 6.5 से 7 लाख हम्म। नए निवेशक म्यूचुअल फंड में आए हैं हर महीने, हाँ। एवरेज हाँ। एवरेज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा 8 लाख था पिछले साल, आठ हम्म। साढ़े आठ लाख, वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट 6.5 7 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है हम्म। जो इस इंडस्ट्री में है। और हम्म। मेरे हिसाब से जैसे जैसे आपका 1 ईयर रिटर्न्स वापस अच्छे दिखने लगेंगे, हम्म। डबल डिजिट में जाएंगे, तो मेरे हिसाब से ये नंबर बढ़ने ही वाला है। हम्म। आज हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जितने खुले हैं, करीबन म्यूचुअल फंड अकाउंट्स कम है उससे। तो हम्म। कैन वी कैच अप विद द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स? तो हम्म। मेरे हिसाब से ये होगा। और हम्म। जितना ज्यादा इन्वेस्टर एजुकेशन हो रहा है, लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्यादा जानकारी आ रही है, हम्म। नए नए लोग म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं। हम्म। और आज म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान हो गया है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं आप सही कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल लिटरेसी या आर्थिक साक्षरता की हम बात करते हैं, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब इस चीज़ को अगर हम आगे और टियर 2 और टियर 3 में डिवाइड करना चाहें, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि फंड हाउसेस का फोकस नहीं बढ़ रहा है, रेगुलेटर का फोकस नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे इंसेंटिव्स यहाँ पर फंड हाउसेस को टियर 2 टियर 3 में अपनी पकड़ जमाने, B30 में अपनी पकड़ जमाने को लेकर भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक फोकस बड़े शहरों पर ही रहता है। कैसे आपको लगता है कि एएमसीज धीरे धीरे करके अपने पर फैला सकते हैं, टियर 2 टियर 3 में थोड़ा सा और गहराई से अपने पैर जमा सकते हैं? तो अगर हम देखें कि म्यूचुअल फंड्स ने क्या करना चाहिए छोटे शहरों में ज्यादा फोकस लाने के लिए, एक तो हमें वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में प्रोडक्ट लिटरेचर या प्रेजेंटेशंस ये सब तैयार करने चाहिए और उसकी डिलीवरी देनी चाहिए। हम्म। क्योंकि भारत ये इतना बड़ा देश है कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ये नहीं चलेगा, हम्म। हमें लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करने पड़ेंगे। काफी म्यूचुअल फंड ने 5 एक लैंग्वेजेस तो अडॉप्ट किए हैं, पर क्या हम 12 15 लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन ये काफी हद तक 8 10 लैंग्वेजेस में शायद या ज्यादा चालू हो चुका है। पर इंडिविजुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने जितना ज्यादा लोकल वर्नाक्युलर कर सकते हैं, उससे टियर 2 टियर 3 टियर 4 में काफी फायदा होगा। दूसरी बात है कि अगर हमने एसआईपी का डेटा देखा, और ना कि पूरे बुक एसआईपी का, पर इंक्रीमेंटल एसआईपी जो कहाँ से आ रहे हैं इसका अगर हमने डेटा स्टडी किया,
तो आज B30 सिटीज जो है, वो नंबर ऑफ SIPs ज्यादा है एज कंपेयर टू T30 सिटीज इन टर्म्स ऑफ न्यू SIPs बीइंग साइंड अप। तो ये एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं चीज देखने में आ रहा है कि B30 में ये समझ आ गई है कि SIP एक ऐसा तरीका है जो, अगर मुझे इक्विटी मार्केट्स में निवेश करना है तो आपने SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। आई थिंक थोड़ा और हम लोग मेहनत करेंगे तो शायद लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी जो आते हैं वो हम्म। भी B30 सिटीज से चालू हो जाने चाहिए। मेरे हिसाब से Tier 2, Tier 3, Tier 4 भारत जो है, जिसको हम हम्म। भारत बोलते हैं, वो हम्म। काफी हद तक निवेश करना चाहता है। और हम्म। अगले कुछ साल निवेश कर हम देखेंगे कि हम्म। वहां से शेयर बढ़ेगा। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि इन इलाकों से जो है निवेश आगे आए और इक्विटी बाजार में मुनाफा नहीं बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बागडोर जो है ये निवेशक अपने हाथ में ले, और इसी को लेकर लगातार आप और हम जो है इस माध्यम के जरिए वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी और उसके बाद इस चर्चा को हम समाप्त भी करेंगे। अगर इस साल से आपने बतौर निवेशक कुछ सीखा है, आप तो काफ़ी समय से इस पूरे व्यवसाय में हैं, आप बहुत इन निवेशकों से बात करते हैं भारत में, विदेश में, सब जगह। अगर आपने एक निवेशक होने के नाते कुछ सीखा है इस साल से, तो वो क्या सीखा होगा? सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि एक्सपेक्टेशंस अगर आप ठीक से रखेंगे कि हम्म। आपके रिटर्न्स क्या आएंगे, तो हम्म। आप हमेशा खुश रहेंगे। हम्म। आपके एक्सपेक्टेशंस ही अगर 20% प्लस हैं तो हम्म। आप शायद ज्यादातर डिसअपॉइंटेड रहेंगे। और मैं जब भी कहीं भी ट्रैवल करता हूं तो मैं निवेशकों को यही बोलता हूं कि हम्म। आपने इक्विटी मार्केट से क्या शायद एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। वो हम्म। है कि अगर फिक्स्ड इनकम मार्केट में आपको X% रिटर्न मिल रहा है, तो उससे 50% ज्यादा अगर आपको मिलेगा क्योंकि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, तो हम्म। वो भी बहुत बेहतर रिटर्न है। हम्म। उससे ज्यादा अगर मिलेगा आपको 50% से ज्यादा, जो फिक्स्ड इनकम से 50% से ज्यादा मिलेगा, तो हम्म। आप ये समझेगा कि उस साल आपको एक बोनस मिल गया है और वो बोनस के हिसाब से देखेगा। अगर आपने ये एक तरीका निभाया, और मैंने भी वही सीखा है, और ऐसे साल आते हैं जैसे ये साल बहुत वॉलेटाइल था, ये हम्म। हमें वापस वही चीज सिखाता है कि एक्सपेक्टेशन काबू में रखना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीदें भले बाजार से हो या जिंदगी से हो, उतनी ही रखनी चाहिए जितनी रियलिस्टिकली पूरी की जा सके। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश, आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और फिलहाल इसको हम आज के शो को यहीं समाप्त करते हैं। के संग